नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बंगाल में एक बार फिर से देश में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। देश में ममता बनर्जी पूर्ण राज्य की इकलौती मुख्यमंत्री हैं, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। फिर भी महिलाएं वहां सुरक्षित नहीं। देश अभी तक आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दरिंदगी को भूला भी नहीं था कि कोलकाता दुष्कर्म फाइल ने फिर से दीदी के राज में दरिंदगी की खौफनाक दास्तां को उजागर कर दिया। आज हम आपको दीदी की सरकार का वो सच बताने वाले हैं जिसने बंगाल को बेटियों के लिए जहन्नुम बना दिया। साथ ही आपको बताएंगे क्यों पश्चिम बंगाल में दरिंदे बेलगाम है और कैसे दीदी के राज में इंसाफ सपने में ही मिल सकता है और इसकी भी उम्मीद बेहद कम है। कैसे एक बेटी खुद को जिंदा लाश समझ रही है और बंगाल का सिस्टम जिंदा लाश भी नजर नहीं आता। कैसे फिर से जलती हुई मोमबत्तियां इंसाफ मांग रही हैं और उन मोमबत्तियों को भी बुझाने के लिए कैसे ममता सरकार लाठियों का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आरजी कर के बाद कोलकाता रेप फाइल ने सभी को एक कहने पर मजबूर कर दिया कि बस अब और नहीं। आज हम आपको कोलकाता रेप फाइल के साथ बंगाल का वो सच बताने वाले हैं जो सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या वाकई में बंगाल के अंदर दुष्कर्म सामान्य है और दुष्कर्मी का बचना उससे ज्यादा सामान्य है। जरा गौर फरमाइए, अभी तक क्या घटा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाद क्या फिर से वही कहानी दोहराई गई है? जरा इसको समझिए और देखिए जरा कि हुआ क्या है। तारीख 25 जून, जगह कलकत्ता लॉ कॉलेज, वक्त शाम 7:30 बजे और घटना जघन्य दुष्कर्म। जो आरोपी हैं उनमें जो पहला नाम मनोजीत मिश्रा, दूसरा नाम जैब अहमद, तीसरा नाम प्रमित मुखर्जी और चौथा नाम पिनाकी बनर्जी। इसमें मनोजीत मिश्रा यह मुख्य किरदार है। मुख्य किरदार एक ऐसा किरदार जिसने सरकार, जिसने सिस्टम, जिसने कॉलेज प्रशासन सबको कटघरे में खड़ा कर दिया और बता दिया कि अगर ताकत हाथ में है तो दुष्कर्म किया जा सकता है। अगर ताकत हाथ में है तो लड़कियों को छेड़ा जा सकता है। अगर ताकत हाथ में है तो एक कॉलेज को अपनी मुट्ठी में रखा जा सकता है और अगर ताकत हाथ में है तो हर बार अपराध करके बचा जा सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको इस प्रोग्राम के जरिए समझ में आएगा, क्योंकि कॉलेज के सीसीटीवी में 25 जून की दोपहर 3:30 बजे से रात 10:50 तक करीब 7 घंटे की फुटेज है। एक जांच अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी में पीड़ित छात्रा को गार्ड के कमरे में जबरदस्ती ले जाने की घटना कैद हुई है। इससे छात्रा की लिखित शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई। 28 जून को पीड़ित छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने, नाखून से खरोचने के निशान मिले हैं। यहां तक कि कहा जा रहा है कि हॉकी से सिर पर एक चोट की गई, जिसके बाद वो बच्ची, वो महिला एक जिंदा लाश थी जिसके साथ ज्यादतियों की हर हदों को पार कर दिया गया और जिसने इन हदों को पार किया वो नाम है मनोजीत मिश्रा। तो जरा इस मनोजीत मिश्रा की कुंडली भी एक बार खंगाल लेते हैं, क्योंकि इसकी क्राइम कुंडली जितनी बड़ी है उससे कहीं ज्यादा इसके पॉलिटिकल कनेक्शन है, इसका सनकीपन है। तो जरा देखिए ये मनोजीत मिश्रा आखिर है क्या चीज जिसके आगे वहां की पुलिस, वहां की सरकार, वहां का कॉलेज सब पंगु नजर आता है। आरोप गैंगरेप का मुख्य आरोपी है यह किरदार जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के दौरान चिल्ला चिल्लाकर
चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि जो आरोपी उसको फांसी पर लटका दीजिए, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था कि इस तरीके की घटनाओं को रोकने का एक ही तरीका फांसी, वो खुद इन घटनाओं को कर रहा है। ये एक पूर्व छात्र है, उसी कॉलेज का छात्र है। सवाल यह कि एक पूर्व छात्र अंदर गया कैसे, यह कहानी भी आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा यह कॉन्ट्रैक्टर है, उसी कॉलेज के अंदर का कॉन्ट्रैक्टर है, स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी रहा है। यह इसके कनेक्शन है, जबकि इसके पास पद क्या क्या है? यूनियन सेक्रेटरी, टीएमसी छात्र परिषद साउथ कोलकाता। इसके अलावा क्रिमिनल लॉयर है अलीपुर कोर्ट का। आप सोचिए, क्रिमिनल लॉयर, वो खुद क्रिमिनल है, और एक ऐसे क्राइम का क्रिमिनल जिसमें अगर इसको कल फांसी पर लटका दिया जाए तो शायद पूरा देश खुश होगा। लेकिन ये क्रिमिनल लॉयर सिर्फ क्रिमिनल लॉयर नहीं है, मनोजीत मिश्रा को साइकोपैथ कहते हैं। साइकोपैथ, मनोजीत मिश्रा को साइकोपैथ कहते हैं, और इसको वहां के लोग मैंगो कहते हैं। वो लंबे समय से दिमागी रूप से बीमार यानी साइकोपैथ बताया गया। उसके दिमाग में केवल यौन हिंसा ही भरी रहती थी। मनोजीत 2021 में कॉलेज की टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया। यह टीएमसी ने तब कहा जब यह सारा घटनाक्रम घट चुका था। वो हर आती जाती लड़की को प्रपोज किया करता था। उसने बार बार महिला छात्राओं को एक ही लाइन में प्रपोज किया था। आरोपी मनोजीत मिश्रा ने पीड़ित लड़की को भी प्रपोज किया था, जिसके साथ उसने गैंगरेप को अंजाम दिया। आप सोचिए, ये सब कुछ चल रहा था। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि कॉलेज के छात्र छात्राएं मनोजीत मिश्रा की कितनी बार शिकायतें कर चुके थे और कैसे मनोजीत मिश्रा के हाथ में पूरा का पूरा कॉलेज था। लेकिन ये मनोजीत मिश्रा जो सबको एक ही अंदाज में प्रपोज करता था, वो प्रपोज करने के दौरान क्या कहता था, जरा इसको भी समझिए और देखिए उसके दिमाग में चल क्या रहा था। मनोजीत मिश्रा की जो सनक, वो क्या है? तू ही आमिया बीए को और भी, ये बंगाली है। तू ही अमाए बीए को और भी, और इसका मतलब क्या होता है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो सीधा शादी के लिए पूछता था। उसने कोलकाता मेडिकल कॉलेज की छात्रा से भी पूछा, लेकिन उसने मना किया, क्योंकि मुख्य आरोपी ने पीड़िता को शादी का खुल्लम खुल्ला प्रस्ताव दिया। वो साइकोपैथ था, वो हर लड़की के साथ यही करता था। लेकिन लड़की पहले से किसी रिश्ते में थी और उसने मनोजीत को स्पष्ट मना कर दिया। बस यही इनकार उस लड़के को बर्दाश्त नहीं हुआ, उस साइकोपैथ को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद उसने दोस्तों के साथ मिलकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हालांकि कोलकाता पुलिस ने 5 अफसरों की विशेष जांच टीम बनाई। एसआईटी को इस केस की हर परत को बेनकाब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह भी सच है कि इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस अब कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट, ईमेल और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस मामले को लेकर सूबे में सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्षी दल बीजेपी के कई संगठन खुल्लम खुल्ला वहां विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या मनोजीत मिश्रा ने पहला अपराध किया था? क्या मनोजीत मिश्रा के प्रताड़ना की शिकार ये पहली लड़की है? आप सोचिए, जब इस बारे में कॉलेज की छात्राओं से बातचीत की गई, उन्होंने खौफनाक सच बताया। वो सच जो मनोजीत मिश्रा के लड़कियों के अंदर के आतंक को उजागर करता है। कॉलेज के कई छात्रों ने कहा कि आरोपी मनोजीत की कैंपस की इमारतों तक बहुत अच्छी पहुंच थी। वो ध्यान रखिएगा, वो पूर्व छात्र है। बावजूद इसके कॉलेज के कई व्हाट्सएप ग्रुप में वो हेरफेर किया करता था, यहां तक कि सूचना प्रवाह को कंट्रोल किया करता था, उसमें बदलाव किया करता था। वहां के छात्र छात्राएं कहते हैं कि व्यक्ति और उसके साथी लड़कियों के लिए आतंक थे। कमाल की बात यह कि अधिकारियों को सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने उसे बार बार बचाया। यहां तक कि वो छात्र कह रहे हैं कि हमने
औपचारिक यौन उत्पीड़न की शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर बार घटना को दबा दिया गया। वहीं एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की माने तो आरोपी मिश्रा असीमित शक्ति का इस्तेमाल करने वाला शख्स था। उसके ग्रुप से जुड़े लोगों के पास कुछ भी करने की खुली छूट थी। व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदा वो अश्लील चुटकुले भेजता था और तस्वीरें पोस्ट किया करता था, और ये वहां उनके लिए सामान्य बात थी। वो छात्र छात्राएं कह रहे हैं कि हम डर के मारे चुप रहे। एक अन्य छात्र ने बताया कि आरोपी मनोजीत मिश्रा ने पिछले साल आरजी कर रेप मर्डर मामले के विरोध में रिक्लेम द नाइट आंदोलन में भाग लेने वाले छात्रों को धमकाया था। उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। जान से मारने की धमकी दी गई थी। आप सोचिए, और ये वहां चल रहा था। वहां पुलिस में शिकायत थी, वहां कॉलेज प्रशासन में शिकायतें थी, लेकिन मनोजीत मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। जबकि इस वजह से मनोजीत मिश्रा हदों को पार कर रहा था। वो न सिर्फ अश्लील संदेश और चुटकुले उन व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा था जिनमें छात्राएं भी थी, बल्कि एक कॉलेज के अंदरूनी सूत्र ने मनोजीत को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया। आरोपी मनोजीत मिश्रा अक्सर लड़कियों की तस्वीरों को मॉर्फ करता था। इसके बाद उन तस्वीरों को दोस्तों के बीच शेयर करता था। महिलाओं के साथ अतरंग क्षणों को फिल्माया करता था और उन्हें भी शेयर किया करता था। वो नियमित रूप से लड़कियों की बॉडी शेमिंग करता था। उसके खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट, जबरन वसूली, उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसका खामियाजा एक और लड़की को चुकाना पड़ा। लेकिन हर बार की तरह यही सवाल कि ऐसा क्या था, ऐसा क्या था कि मनोजीत मिश्रा पर कार्रवाई नहीं हुई? ऐसा क्या था? एक महिला के राज में महिलाओं से छेड़खानी के बावजूद एक दरिंदे पर कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा क्या था? ऐसा क्या था कि पुलिस उसके गिरेबान को पकड़कर सलाखों में नहीं डाल पाई? ऐसा क्या था कि एक कॉलेज अपने वहां के छात्र छात्राओं को महफूज नहीं कर पाया? ऐसा क्या था कि सारे सिस्टम को उसने हाईजैक कर दिया? आखिर ऐसा क्या था कि एक मनोजीत मिश्रा वहां के व्हाट्सएप ग्रुप को भी हाईजैक करता है और उनमें अश्लील वीडियो, फोटो और चुटकुले डालता है और कोई उसे नहीं रोक पाता, कोई उसे बैन नहीं कर पाता? इसको समझने के लिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि मनोजीत मिश्रा इतना बेवकूफ क्यों था ये उस तस्वीर से सामने आएगा। क्यों उस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई? जरा तस्वीर को समझिए, क्योंकि ये मनोजीत मिश्रा का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, ये इन फोटो के जरिए आप समझ सकते हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पर ये फोटो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, अभिषेक बनर्जी के साथ बाकायदा मनोजीत मिश्रा है। अभिषेक बनर्जी कौन, बताने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी की करीबी सहयोगी मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य के साथ वो है। ममता सरकार के अंदर ये मंत्री हैं चंद्रिका भट्टाचार्य, उनके साथ मनोजीत मिश्रा नजर आता है। और ये तस्वीर जरा देखिए, टीएमसी पार्षद और ममता बनर्जी की भाभी कजरी बनर्जी के साथ भी मनोजीत मिश्रा नजर आता है। ये कनेक्शन है, या कहिए कि ये सर्टिफिकेट है कि जाइए, आपको जो करना है कीजिए। यह पश्चिम बंगाल है, ये दीदी की सरकार है, जहां मनोजीत मिश्रा जैसे दरिंदों को खुली छूट है। अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत तो उसे ना सिर्फ कॉलेज में दबा दिया जाएगा, बल्कि थाने में भी दबा दिया जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बच्ची ने एक आवाज उठाई, वो थाने गई, उसने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हुआ और हालात ये हुए कि मनोजीत के साथ साथ 3 जो इसमें आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन एक मनोजीत जो साइकोपैथ है, एक मनोजीत जिसके बारे में कॉलेज में सब जानते हैं, एक मनोजीत जो व्हाट्सएप ग्रुप को हाईजैक कर चुका है, एक मनोजीत जिसकी छात्र छात्राएं कॉलेज के इस एडमिनिस्ट्रेशन को न जाने कितनी बार शिकायतें कर चुके हैं। कमाल की बात देखिए, उस मनोजीत की उसी कॉलेज के अंदर हायरिंग होती है, एक साइकोपैथ की हायरिंग होती है। और ये हम नहीं,
ये वहां के प्रिंसिपल बताते हैं। दरअसल लॉ कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल नैना चटर्जी ने बताया कि कॉलेज प्रशासन को मीडिया के जरिए घटना की जानकारी मिली। आप सोचिए, एक कॉलेज में क्या घट गया उस कॉलेज को पता ही नहीं। पीड़ित छात्रा या किसी अन्य ने घटना के बारे में कोई शिकायत नहीं दी और अच्छा किया नहीं दी। क्या पता इस छात्रा को मार दिया जाता, क्या पता इस घटना को पहली घटनाओं की तरह दबा दिया जाता। नियाना कह रही है कि एक दिन बाद कैंपस में प्रवेश करने की अनुमति पुलिस ने मांगी और इस बारे में सिक्योरिटी गार्ड को भी ना बताने को कहा गया था, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड खुद इस दुष्कर्म में शामिल था। पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर के 2 कमरों को सील कर दिया है। वाइस प्रिंसिपल ने गार्ड के ठीक से ड्यूटी ना करने की बात कही। चटर्जी ने बताया कि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा को कुछ महीने पहले ही अस्थायी फैकल्टी मेंबर के तौर पर नियुक्त किया गया था। परमानेंट स्टाफ की कमी की वजह से उसकी हायरिंग की गई। क्या आप सोचिए, मनोजीत मिश्रा भला है कौन? वो कॉलेज में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर भी काम करेगा, वो कॉलेज में अस्थायी स्टाफ के तौर पर भी काम करेगा, और ये वो मनोजीत जिसकी दर्जनों शिकायत है कॉलेज के पास, ये वो मनोजीत जो साइकोपैथ है। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही मुमकिन है और कहीं नहीं। और कमाल की बात यह कि कोलकाता में 10 महीने में यह दूसरी ऐसी घटना जिसने पूरे देश के अंदर गुस्सा भर दिया है। इससे पहले आपको ध्यान होगा, आरजीकर हॉस्पिटल में 8 अगस्त 2024 की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद कोलकाता समेत देश भर में प्रदर्शन हुए और बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 अगस्त 2024 की रात को जो हुआ उसे कोई भुला नहीं सकता। हालांकि आज की सच्चाई ये कि संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, 50,000 का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने 18 जनवरी को संजय को दोषी ठहराया था, लेकिन यह तब हुआ जब 2 महीने तक बंगाल में प्रदर्शन होता रहा। इंसाफ के लिए मोमबत्तियां जलती रहीं, वो जलती मोमबत्तियां बुझती रहीं। लेकिन क्या दीदी की सरकार में दीदियां सुरक्षित नहीं? आज हम आपको 10 बड़े दुष्कर्म के मामले, हर दुष्कर्म बड़ा होता है, लेकिन वो घटनाएं जिनमें सारी हदें पार हो गई, वो घटनाएं जिन्होंने पूरे देश को एकजुट किया कि महिलाओं के खिलाफ जो हो रहा है उसको रोका जाए, वो कौन कौन सी घटनाएं बंगाल के अंदर घटी है। उनमें 2012 में पार्क स्ट्रीट बलात्कार का मामला, 2013 में कामदूनी सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला, 2013 में मध्यम ग्राम बलात्कार का मामला, 2014 में जादवपुर विश्वविद्यालय छेड़छाड़ मामला, 2015 में गंगनापुर बलात्कार और हत्या का मामला, जबकि 2017 में बामन घाटा बलात्कार मामला, 2020 संदेश खाली बलात्कार मामला, 2022 हंस खाली बलात्कार और हत्या मामला, 2023 डायमंड हार्बर गैंग रेप केस और 2024 आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस और 2025 कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए एक आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। इस आंकड़े को जरा देखिए, क्योंकि यहां दीदी सरकार में नो न्याय, न्याय की उम्मीद करना ही बेईमानी है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा इसको भी एक बार देखिए। ये आंकड़े हैं जो कि एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़े क्या कह रहे हैं? बंगाल में महिलाओं के गुनहगारों को सजा सबसे कम मिल रही है। पश्चिम बंगाल में 2.5% लोगों को ही सजा मिल रही है, सिर्फ 2.5%। 98.1% मामले लंबित चल रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, अगर वहां 100 महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो सिर्फ 2.5 महिला ऐसी हैं जिनको इंसाफ मिल रहा है, सिर्फ 2.5 महिला। 98% के आसपास महिलाएं इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं।
सालों तक भटक रही हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और यहीं से दुष्कर्मियों को, अपराधियों को संरक्षण मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि पश्चिम बंगाल में एक ऐसी सरकार है, एक ऐसा सिस्टम है जो उनको सजा नहीं दे सकता। हकीकत में सजा वहां आरोपियों को नहीं, पीड़ितों को मिलती है। और यही वजह है कि बीजेपी की जांच कमेटी इसको लेकर बनाई गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। ये जांच समिति जल्द ही घटनास्थल का दौरा करेगी, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और बीजेपी अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी। इस टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं, इसमें सांसद विप्लव कुमार देव हैं और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन आप जरा सोचिए, क्या वाकई में दीदी के राज में कोई सुरक्षित नहीं? क्या पश्चिम बंगाल की छवि बदल चुकी है? आज जिस पश्चिम बंगाल को बेटियों के साथ दुष्कर्म के लिए जाना जा रहा है, उस पश्चिम बंगाल को उसकी पहचान समझनी चाहिए। वहां के लोगों को पश्चिम बंगाल की समझ होनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पहचान न सिर्फ हिंदुस्तान में अमिट है, दुनिया भर में अमिट है, क्योंकि ये वही पश्चिम बंगाल है जहां मां काली को पूजा जाता है। ये मां काली को पूजने वाला पश्चिम बंगाल है। सती प्रथा को खत्म करने वाले राजा राम मोहन राय का यह पश्चिम बंगाल है। विधवा विवाह को मंजूरी देने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर का यह पश्चिम बंगाल है। महिला सम्मान के परम उपासक रहे रामकृष्ण परमहंस का यह पश्चिम बंगाल है। महिला उत्थान की नींव साहित्य से रखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर का यह पश्चिम बंगाल है। ये वंदे मातरम, जिसके जरिए मां भारती की वंदना, राष्ट्र गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी का यह पश्चिम बंगाल। ऐसे में जहां मौजूदा वक्त में देश की इकलौती पूर्ण राज्य की महिला मुख्यमंत्री काम कर रही हो, वहां अगर महिला सुरक्षा की सुर, लय, ताल सब बिगड़ रही है, तो वहां की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और यही वजह है कि वहां की सरकार को कटघरे में लिया जा रहा है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी वहां पोजीशन में है। शुभेंदु अधिकारी, नेता प्रतिपक्ष, क्या कह रहे हैं कि बंगाल में जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी रहेंगी, तब तक कोई बेटी सुरक्षित नहीं होगी। सुकांत मजूमदार, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, वो क्या कह रहे हैं? ममता सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। जबकि गौरव वल्लभ, बीजेपी नेता, क्या कह रहे हैं? ममता बनर्जी में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हम राजनीतिक तौर पर इसे आज विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, हम इसे सामाजिक तौर पर विश्लेषण कर रहे हैं। और सामाजिक तौर पर इसका विश्लेषण बता रहा है कि पश्चिम बंगाल, जहां से हमेशा महिला को पूजने की तस्वीरें आई, पश्चिम बंगाल जहां से महिलाओं को अधिकार मिले, पश्चिम बंगाल जहां से महिला शिक्षा और उत्थान की कहानियां पूरे देश में शुरू हुई, वहां कम से कम महिलाएं शोषित नहीं हो सकती, पीड़ित नहीं हो सकती, बेटियां असुरक्षित नहीं हो सकती। इस तरफ सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोमबत्तियां जलना, प्रदर्शन होना, यह प्रतीक नाइंसाफी का, लेकिन हर बार मोमबत्तियों का जलना यह प्रतीक है उस कमजोरी का, जहां हम सिस्टम और सरकार को यह बता नहीं पा रहे कि अगर आप हमें सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो हम आपको सत्ता से उखाड़ देंगे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।